अभी पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, समझते हैं थर्मोडायनामिक्स होता क्या, उसके कुछ बेसिक बेसिक टर्म को पढ़ते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स क्या है, यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, चलिए समझते हैं थर्मोडायनामिक्स क्या है। इन शॉर्ट, थर्मोडायनामिक्स बना हुआ है दो टर्म मिलके। पहला थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो मतलब क्या होता है, थर्मल एनर्जी, ये भी इसको हीट भी बोलते हैं। ठीक है, डायनामिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, इन शॉर्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हीट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, डायनामिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं। बेसिक टर्म में पहला आता है सिस्टम। सिस्टम क्या, यूनिवर्स का वह पार्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं या फिर जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं सिस्टम। उसके अलावा जो बच गया उसको बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बनाता है यूनिवर्स। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसी को पहले। एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रूम है। ठीक है, एक रूम है, उसमें एक बीकर रखा हुआ है। बीकर में दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं, इसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका फाइनल प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम का क्या डिफिनेशन बताए थे कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको स्टडी करें या फिर जिसको ऑब्जर्व करें, उसी को बोलते हैं सिस्टम। तो यहाँ पर स्टडी ऑब्जर्व किसको करते हैं, कर रहे हैं मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ ए प्लस बी को। ठीक है, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया, यहाँ पर गया सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा जो भी बच गया उसको बोलेंगे सराउंडिंग। ठीक है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बनाएगा यहाँ पे, यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री। आप देखिए बाउंड्री है ना, ये 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 बंद है ऊपर से। ठीक है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री जो है, या फिर इसको बोलेंगे बाउंड्री या फिर वॉल। ठीक है, बाउंड्री या फिर वॉल। ये बाउंड्री वॉल क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, रियल बाउंड्री का एग्जांपल देखिए, तो जैसे जैसे कि एक बीकर है, बीकर में किसी का जैसे बीकर में पानी रख दिए। ठीक है, पानी रख दिए, और यहाँ पे क्या है, रूम में बीकर है, बीकर में पानी रख दिया, तो रूम के बाहर क्या, यहाँ पे हवा होगा, एयर होगा, यहाँ पे पानी है। एयर और पानी के बीच में जो है बाउंड्री बन रहा है, बना, जिसको अपने आंखों से देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रियल। रियल बाउंड्री है ना, रियल बाउंड्री। और इमेजनरी बाउंड्री के लिए क्या, इमेजनरी बाउंड्री वो बाउंड्री होता है, जैसे देखिए यहाँ पे पानी रखा हुआ है, इसी एग्जाम्पल में देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे पानी रखा हुआ है और यहाँ पे हवा है, ये पानी हवा के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या बोलेंगे, वहां पे पानी हवा के बीच में जो बाउंड्री, वहां पे कोई तो फिजिकल बाउंड्री नहीं ना है, वहां कुछ नहीं है, पर वहां मानेंगे हम एक इमेजनरी बाउंड्री। यहाँ पे मानेंगे एक बाउंड्री है जो कि इमेजनरी बाउंड्री है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इमेजनरी बाउंड्री। पानी और हवा के बीच में जो बाउंड्री है उसी को बोलेंगे इमेजनरी बाउंड्री। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है बाउंड्री के बारे में, वही समझाया जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ बाउंड्री पढ़ते हैं। हीट कंडक्टिंग वॉल, हीट कंडक्टिंग वॉल या फिर बाउंड्री कैसा होता है, ऐसा बाउंड्री जो हीट को आने दे या फिर उसमें हीट आने दे, या फिर उसमें हीट आने दे या उससे हीट बाहर जाए, मतलब कि ऐसा बाउंड्री जिससे हीट का आदान प्रदान हो सके। जैसे यहाँ पे हीट है, सिस्टम से सराउंडिंग में चल जाए या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में आ सके। जैसे यहाँ पे हीट का आदान प्रदान हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डायथर्मिक वॉल, मतलब डायथर्मिक वॉल या फिर डायथर्मिक बाउंड्री, या फिर हीट कनेक्टिंग बॉल या फिर डायथर्मिक बॉल। ठीक है, और वैसा अब हीट इंसुलेटिंग बॉल क्या है, वैसा बॉल जिससे हीट का आदान प्रदान ना हो सके, जैसे यहाँ से हीट बाहर ना जा, ना कि बाहर का हीट अंदर जा सके, समझे ना। ऐसा बॉल जिससे जिससे अंदर का हीट ना ही बाहर जा सके, ना ही बाहर का हीट अंदर आ सके, उसको क्या बोलेंगे, हीट इंसुलेटिंग बॉल। और हीट कंडक्टिंग बॉल किसको बोलेंगे, वैसा बॉल जिससे अंदर का हीट बाहर जा सके या फिर बाहर का हीट अंदर आ सके, उसको बोलेंगे हीट कंडक्टिंग बॉल। और दो तरह का और बॉल होता है, एक मिनट उसको समझ लेते हैं। जैसे कि पहला होगा एक और फिक्स्ड बॉल या फिर रिजिड बॉल। एग्जाम्पल के लिए फिक्स या रिजिड बॉल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक हो गया फ्रिज। फ्रिज क्या एक बार बन गया तो फिक्स हो गया, समझे ना, फिक्स, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बॉल। एग्जाम्पल के लिए बलून, बलून पर देखिए पहले छोटा होता है, उसमें अगर प्रेशर लगाते हैं देखते फुल के बड़ा हो जाता है, मतलब क्या कि इसका शेप चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बॉल। ठीक है, ये दो और टाइप का बॉल समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला होता है टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम तीन प्रकार का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। समझते हैं कि ओपन सिस्टम क्या, ओपन सिस्टम वैसा सिस्टम है जिससे मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज
फ्रीली हो सके, समझे, दोनों का एक्सचेंज फ्रीली हो सके, उसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। वही लिखा है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि चाय का कप ले लीजिए, गर्म चाय का कप, उसको लाके टेबल पर रख दिए, तो क्या होगा, गर्म चाय तो धीरे ठंडा होगा, तो क्या होगा, ये चाय हीट रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, सराउंडिंग हीट रिलीज करेगा, जिसके कारण धीरे ठंडा होगा। यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, सही है। क्या है, चाय का कप है, वो तो खुला है, उसमें और चाय लाके डाल सकते हैं, तो यहाँ पे और लाके चाय इसमें डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मास का भी एक्सचेंज हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। और दूसरा क्या, क्लोज सिस्टम समझते हैं, ठीक है। क्लोज सिस्टम समझते हैं, क्लोज सिस्टम होता क्या, क्लोज सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें मास का एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी का सिर्फ एक्सचेंज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, क्या चाहिए, एक स्टील का बोतल ले लीजिए, उसमें ठंडा पानी रख दीजिए, ठीक है, स्टील का बोतल में ठंडा पानी रख दीजिए। अब बोतल क्लोज है, समझिए ना, तो इसमें क्या है, इसमें नया पानी ला के डाल तो नहीं सकते क्योंकि बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। पर ये जो ठंडा पानी है तो धीरे धीरे गर्म तो होगा ना, मतलब कि सराउंडिंग से हीट तो ऑब्जर्व करेगा ना, ये ऑब्जर्व करेगा, तो क्या एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, पर मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम, वैसा सिस्टम है जो जिसमें ना ही मास का एक्सचेंज हो और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो, ना ही मास का एक्सचेंज हो, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो। ऐसे रियल वर्ल्ड में आइसोलेटेड सिस्टम पाया ही नहीं जाता है, कोई सा भी सिस्टम ले लीजिए उसमें लॉन्ग टर्म में तो एनर्जी का एक्सचेंज होता ही होता है। लेकिन अगर मानना ही है तो आप मान सकते हैं थर्मोप्लास्ट को, ठीक है। थर्मोप्लास्ट ना ही इसमें ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, क्लोज थर्मोप्लास्ट को, ना ही इसमें मास का एक्सचेंज होता है, ना ही इसमें एनर्जी का एक्सचेंज, इसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं, ना ही इसे कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फेज ऑफ सिस्टम देखते हैं, इसमें दो प्रकार का फेज होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सिस्टम में ओनली वन फेज प्रेजेंट होता है, जैसे अगर रिएक्टेंट गैस है तो प्रोडक्ट भी गैस होगा, ठीक है, एक फेज, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर गैस है। रिएक्टेंट सॉलिड है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड होगा, देखिए यहाँ पर सॉलिड सॉलिड, रिएक्टेंट लिक्विड है तो गैस भी क्या होगा, मतलब रिएक्टेंट लिक्विड है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, लिक्विड, एक फेज प्रेजेंट। हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या, मोर देन वन फेज प्रेजेंट, जैसे एग्जांपल के रिएक्टेंट सॉलिड है और देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट गैस है, आप सॉलिड गैस अलग अलग फेज टाइप का फेज प्रेजेंट है, ठीक है, समझ गए। होमोजेनियस सिस्टम, हेट्रोजेनियस सिस्टम, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, दो प्रकार का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है, वैसा प्रॉपर्टी जो कि मास और साइज पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वही यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिए, रिलेटिव नेचर होता है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वैसा प्रॉपर्टी जो कि मास और साइज पे डिपेंड ना करता है, उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा नॉन एडिटिव, एडिटिव नेचर होता है, एग्जाम्पल की टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेपर प्रेशर, डेंसिटी। अब एग्जाम्पल ये समझना है, ठीक है, समझते हैं। अब जैसे कि पता करना है कि कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए एक टेस्ट रन करते हैं। टेस्ट क्या वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं, चलिए ठीक है, इंसेट में जो एग्जाम्पल दिया ना वही समझते हैं। इंसेट में क्या दिया कि एक रूम लिया हुआ, ठीक है, मान लो कि रूम है, रूम का टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया एक्स। अब इसी रूम को क्या किया गया, दो भाग में बांट दिया गया, ठीक ठीक है, बराबर बराबर भाग में, इक्वल भाग में, तो क्या होगा, अब इसका इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम क्या पढ़े कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है जो कि मास साइज पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव वैसा प्रॉपर्टी होता है जो कि मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर क्या होगा, मान आप ये प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं कि आप एक रूम लीजिए, उसमें एक प्लाई ला के पार्टीशन कर दीजिए, बराबर बराबर पार्टीशन कर दीजिएगा, देखिएगा तो जो हाफ की रूम, दोनों रूम का टेम्परेचर माफ कीजिएगा, देखिएगा दोनों का टेम्परेचर सेम ही मिलेगा। टेम्परेचर ना साइज पे डिपेंड करता है ना ही मास पे, तो कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, ये हो गया आपका मास और साइज पर डिपेंड नहीं करता, हो जाता इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव हो गया। अब प्रेशर भी उसका सेम होगा 1 atm, और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका x/2, मतलब पहले x था तो इसका x/2, इसका x/2, ये साइज पे डिपेंड करता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी का भी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अभी बता दिया, प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ देख लीजिए मास वॉल्यूम ये सब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
कुछ नोट है उसको देख लीजिए। इसमें क्या है कि अगर मान के चलिए एक्स इन क्या है, एक्स है अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों का सम, और या फिर दोनों में घटा दोनों का जोड़िएगा या फिर दोनों का घटा जोड़ घटाव कीजिएगा, तो क्या होगा वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़िएगा फिर दो या फिर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को घटाइएगा तो भी क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कीजिएगा तो वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कीजिएगा तो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। वैसे ये लिखना नहीं चाहिए क्योंकि मास भी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा ही, ये तो लिखना नहीं चाहिए, फिर लिख दिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसी का कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, देख लीजिएगा, ठीक है। आप फंक्शन ऑफ सिस्टम समझते हैं, दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या, स्टेट फंक्शन दिस टाइप ऑफ फंक्शन डिपेंड ओनली ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट डिपेंड हाउ द सिस्टम रीच द स्टेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के लिए आप यहाँ पे एक ग्राउंड से गए, एक किलोमीटर ऊंचा, 1 किलोमीटर ऊंचा वाला टावर पे चढ़ गए, तो वो डिपेंड नहीं करेगा कि आप कैसे चढ़ रहे हैं, या फिर आप वहाँ सीढ़ी लगा के चढ़े हैं, या फिर आप वो टावर के ऊपर चले गए हैं, क्या चीज़ से मतलब हेलीकॉप्टर से चले गए, उससे डिपेंड नहीं करता है। ये दिस टाइप ऑफ फंक्शन डिपेंड ओनली द करंट स्टेट, मतलब कि आप वहाँ पहुँच गए उसी पर, मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है स्टेट फंक्शन, समझे ना। वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सा पाथ लिए हैं, कि आप वहाँ कि सीढ़ी से गए हैं या फिर वहाँ जहाज से गए हैं या फिर कैसे भी गए हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है, समझ गए। उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा तो एग्जाम्पल के लिए इंथैल्पी, इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गैस फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, समझिए। पाथ फंक्शन ऐसा फंक्शन है दिस टाइप ऑफ फंक्शन डिपेंड इंटायरली ऑन द स्पेसिफिक पाथ और रूट टेकन ड्यूरिंग द सिस्टम ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, ठीक है। मतलब ऐसा जैसे इसका एग्जांपल देते हैं कि पाथ फंक्शन, मतलब पाथ फंक्शन क्या है, मतलब ये समझ गए, दिस टाइप ऑफ फंक्शन डिपेंड इंटायरली ऑन द स्पेसिफिक पाथ या रूट टेकन ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, जैसे कि वर्क हीट। चलिए एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एक मिनट, पाथ फंक्शन क्या है, एग्जांपल के लिए पाथ फंक्शन के लिए यहाँ पे देखिए ग्राफ है पीवी, ये पीवी ग्राफ है, ठीक है। और एक और चीज समझिए, वर्क क्या है, वर्क होता है पाथ फंक्शन होता है, वर्क होता है पाथ फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर वर्क का मैग्नीट्यूड होता है पीवी ग्राफ में, एक मिनट, पीवी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी ग्राफ, ठीक है। ये पता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी ग्राफ, ये होता है मैग्नीट्यूड वर्क का, ठीक है। ये समझ गए, अभी सबको मिटा ही देते हैं। ठीक है, और एक मिनट इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्या यहाँ पे देखिए, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक मिनट, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा तो वर्क निकलिएगा तो यहाँ से ए से बी जाने पे 3 तरह का पाथ है, समझ, 3 तरह का पाथ है। अगर यहाँ पे √3 लेते हैं, यहाँ पर √3 लेते हैं तो यहाँ देखिए वर्क कितना होगा, ये वाला वर्क होगा, वर्क हो गया। √3 लिए ये वर्क हुआ। अगर आने से रूट अगर 2 लेते हैं तो वर्क पूरा ये हो गया। अगर रूट 1 लेते हैं, देखिए तो वर्क ये होता है, देखिए। तो क्या कि वर्क एक पाथ फंक्शन, देखिए अब पाथ फंक्शन है, देखिए यहाँ पर अलग अलग पाथ ले रहे हैं तो देखिए अलग अलग वर्क आ रहा है, यानी अलग अलग पाथ लेने पर वर्क अलग अलग आ रहा है, मतलब कि वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। तो पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल देख लिए कि पाथ फंक्शन में क्या है कि पाथ फंक्शन वैसा फंक्शन है जिसमें कि आप अलग, जैसे कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, वहां पर अगर अलग अलग रूट से जा रहे हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो अलग अलग आएगा। स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर फिर एक और देख लेते हैं, ठीक है। स्टेट फंक्शन मान के लिए पटना है, उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एक मिनट, बंद हो गया क्या, हाँ, पटना उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, पटना उसका टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है दिया हुआ। एक दिल्ली है, उसका टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब पटना दिल्ली जाने का 3 अलग अलग तरह का रास्ता, एक है कि यहाँ पर डायरेक्ट चले गए ट्रेन से, एक है चले गए यहाँ पर फ्लाइट लेके, एक है चले गए यहाँ से क्या से, चले गए यहाँ पर ट्रेन से, समझ ना। एक ट्रेन से गया, एक रोड से गया, एक फ्लाइट लेके गए, ठीक है। पाथ ए हो गया यहाँ पे ट्रेन का, पाथ बी होगा फ्लाइट का, पार्ट सी हो गया किसका,
रोड का, ठीक है। आप किसी भी पाथ से जाइएगा तो थोड़ी यानी से टेम्परेचर दिल्ली का चेंज हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है ना पाथ पे, है ना, पाथ पे डिपेंड करता है। कोई सा भी रोड लीजिए, कोई सा भी पाथ लीजिए, टेम्परेचर तो दिल्ली का चेंज होने वाला नहीं। इसी के लिए इसको बोलते हैं क्या, कि डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन में, समझे ना। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन को डिनोट, स्टेट फंक्शन में चेंज जो होता है उसको डिनोट किया जाता है, अगर लार्ज चेंज है तो डेल्टा से डिनोट किया जाता है, ठीक है, डेल्टा से डिनोट किया जाता है। अगर स्मॉल चेंज है तो स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, समझ लो। अब पांच फंक्शन में चेंज डिनोट करना है तो स्मॉल चेंज डिनोट करना है अगर तो डेल से डिनोट करते हैं। अगर लार्ज चेंज डिनोट करना होता है तो सिर्फ उसमें उसका नाम ही लिख सकते हैं, वर्क, ऐसे वर्क लिख दिया तो ये लार्ज चेंज हो गया, और हीट लिख दिया तो ये लार्ज चेंज होगा, इसमें नहीं लगता है सब डेल्टा वगैरह, समझे ना। उसमें लार्ज चेंज को ऐसे ही लिखा जाता है डब्ल्यू और क्यू से, स्मॉल चेंज के लिए डेल लिखा जाता है, समझिए। ये हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए साइक्लिक प्रोसेस में, द साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या है कि जहाँ से चले वहीं आ गए, तो वहाँ पर जितना भी चेंज इन स्टेट फंक्शन होगा वो साइक्लिक प्रोसेस का जीरो होगा। और यहाँ पे जो साइक्लिक प्रोसेस का अगर पाथ फंक्शन में देखें तो पाथ फंक्शन में चेंज इन वर्क वो जरूरी नहीं है कि जीरो हो, चेंज इन हीट जरूरी नहीं हो कि जीरो हो, समझे ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।